नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। हम लोग डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 3 नवंबर से लेकर 8 नवंबर की प्रमुख खबरों को देखेंगे। बीच में दिवाली की छुट्टियों की वजह से लेक्चर छूट गया था, असुविधा हुई आपको, उसके लिए खेद है। आज से लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। वहीं 3 नवंबर से जहां से छूटा हुआ है उसको 8 नवंबर और फिर उसके बाद कॉन्स्टेंटली आपको कंटिन्यूसली लेक्चर मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं कि हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने टॉप किया है। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। देखिए, पब्लिक अफेयर इंडेक्स होता है जो वो शासन में जो गुणवत्ता है, या शासन में यूँ कहे जो शासन के द्वारा दिए जाने वाले जो सर्विसेज हैं, जो सरकार के द्वारा आपको राज्य सरकार के द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं, उसकी गुणवत्ता पर ये आधारित ये इंडेक्स होता है, ये सूचकांक होता है। तो किस राज्य ने टॉप किया ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा ए, केरल ने हमेशा की तरह इसमें टॉप किया है। केरल आपको पता है कि शासन की गुणवत्ता का अगर मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, लैंगिक समानता का मामला हो, वहाँ पे हमेशा टॉप पे रहता है। तो केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना इमर्ज टॉपर्स इन गवर्नेंस परफॉर्मेंस, मतलब शासन में जो भी परफॉर्मेंस है उसमें जो है इस रैंकिंग के अनुसार केरला ने टॉप किया, तमिलनाडु सेकंड रैंक पे आया है और तेलंगाना ये थर्ड रैंक पे आया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 केरला टॉपर है। ठीक है, ये आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट कौन जारी करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आपको ये रैंकिंग पता होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आज का कि हाल ही में किस शताब्दी ट्रेन को, देखिए एक विशेष प्रकार की ट्रेन चलती है जिसका नाम है शताब्दी एक्सप्रेस। कभी ये भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन हुआ करती थी। आज सबसे तेज गति से जो ट्रेन चलती है उसका नाम क्या है, तेजस है। ठीक, तो हाल ही में किस शताब्दी ट्रेन को आईएमएस यानी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। विच शताब्दी ट्रेन हैज गॉट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट रिसेंटली। एक प्रकार का सर्टिफिकेट है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपको ये आंसर देना है। क्या इसका आंसर होगा दिल्ली भोपाल शताब्दी ट्रेन, दिल्ली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी ट्रेन, मैसूर चेन्नई शताब्दी ट्रेन या दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी ट्रेन। देखिए इसका सही आंसर होगा सी, मैसूर चेन्नई शताब्दी ट्रेन। इस ट्रेन को आईएमएस सर्टिफाइड ट्रेन घोषित किया गया है। मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस बिकम्स फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट आईएमएस सर्टिफाइड ट्रेन। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट आईएमएस सर्टिफाइड है, पहली बार ऐसा किसी ट्रेन को सर्टिफिकेशन मिला है। तो क्या है देखते हैं। चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस दक्षिण रेलवे की पहली आईएमएस प्रमाणित ट्रेन बन गई है। भारतीय रेलवे ने गुरुवार को बताया इस शताब्दी ट्रेन को यह उपलब्धि इसकी विश्व स्तरीय सुविधाओं यानी वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटीज़ हैं और यात्रियों की सुरक्षित व आरामदायक यात्रा सुनिश्चित कराने की खूबियों को चलते ये मिला है। ठीक है, तो ये विशेष रूप के विशेष ट्रेन के रूप में संचालित हो रहा है 2007 से, और ये शताब्दी ट्रेन को ये अवार्ड मिला है। ध्यान दीजिए, जो शताब्दी ट्रेन है कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसकी शुरुआत कब हुई थी। देखिए शताब्दी ट्रेन की शुरुआत हुई है 1989 से। कब हुई है, 1989। तो एक महापुरुष थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू जी, उनका जन्म कब हुआ था, 1889 में हुआ था, 14 नवंबर 1889 में हुआ था। 1989 को 100 साल पूरे हुए थे। तो कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार ने उनके जन्म को शताब्दी के रूप में मनाने के लिए क्या किया था, कुछ खास जगहों पर शताब्दी फास्टेस्ट ट्रेन की शुरुआत की थी। तो शताब्दी उनके ही उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है, मतलब चलाया गया था, उसके बाद अब तक चल रहा है। ठीक है, बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेन रही है, बहुत ही तेज गति से चलती है, 140, 50, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलती है। थर्ड क्वेश्चन आज का, कोप 26 आपको पता है COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 26 का आयोजन किस स्थान पर हुआ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोप 26 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस, रोम इटली, ग्लासगो स्कॉटलैंड, लंदन यूके या पेरिस फ्रांस। कहाँ पे हुआ, देखिए इसका सही आंसर होगा बी, ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड की राजधानी है, वहां पर इसका आयोजन हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी यहाँ पे जाके इस समिट में पार्टिसिपेट किया था। COP26 समिट, इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत ने हाल ही में जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ग्लासगो में COP26 में जो घोषणा की गई वो कब तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो हमें 2070 तक देना है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा कब तक, 2050, 2025, 2030, 2040, 2070 ऑप्शन में आ सकता है। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, 2070 तक नेट जीरो एमिशन। अब ये नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। हम लोग जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज चलाते हैं, गाड़ी मोटर फैक्ट्रीज कुछ भी चल रहा है, तो उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, समझ में आया। तो भारत
नेट जीरो एमिशन का टारगेट कैसे प्राप्त करेगा? तो इसका मतलब क्या होगा, क्या हम कार्बन के उत्सर्जन को कटौती करेंगे? बिल्कुल, थोड़ा सा कटौती करेंगे, और साथ ही साथ जितना कार्बन उत्सर्जित करेंगे उतना ही हम क्या करेंगे, कार्बन सोखेंगे भी। कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जा सके, एब्जॉर्ब किया जा सके। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कार्बन सिंक होता है क्या, कार्बन सिंक स्थापित करते हैं। कार्बन सिंक का मतलब से सोखने वाली अवस्था है। ये क्या होता है, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है, ऐसे कुछ व्यवस्थाएं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, अवशोषित कर सकें। इस तरह का लक्ष्य इन्होंने रखा है। तो 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन का टारगेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण के संदर्भ में ये COP26 का आयोजन हुआ था, ग्लासगो में हुआ था, स्कॉटलैंड की राजधानी। ये देखिए एग्जाम में पूछा जाएगा प्लेस और भारत का कमिटमेंट। भारत का कमिटमेंट क्या है, 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है। ये हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में आया रोम, यहाँ रोम लिखा है, रोम होगा, रोम घोषणा पत्र का संबंध किससे है? रोम डिक्लेरेशन हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली, इज एसोसिएटेड विद G20 से संबंध है इसका, COP26 से संबंध है, SCO से संबंधित या ब्रिक्स से संबंधित? देखिए कंफ्यूज हो जाओगे, यू विल गेट कंफ्यूज बिटवीन A एंड B। सही आंसर क्या होगा, G20। देखिए अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहाँ गए, यूरोप के टूर पे गए हैं। यूरोप में वो सबसे पहले कहाँ पे गए, जो है ग्लासगो में 26 स्कॉटलैंड, उसकी बैठक में गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, G20 का भी समिट हुआ, कहाँ पर, इटली में। इटली में हुआ है, रोम, ठीक है, रोम जो कि इटली की राजधानी, वहाँ पे ये G20 की बैठक हुई। तो उस समिट में रोम डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर हुए हैं। रोम डिक्लेरेशन मतलब रोम घोषणा पत्र। इसे क्या बोलते हैं, ये 20 देशों ने मिलकर कुछ घोषणा किया है कि भैया हम ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं अपने लिए और इसे हम हासिल करेंगे। कुल मिला के बस इतना है। दूसरी बात, एक और चीज़ है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, G20 इसमें कुल कितने देश होते हैं? इसमें 19 देश होते हैं। कितने? 19 देश, और एक कॉन्टिनेंट होता है जिसका नाम है यूरोप। तो यूरो जोन में आने वाले जितने देश हैं वो 27 देश प्लस 19, ये मिलाकर कुल 46 देश हैं इसमें G20 में। ये देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है, लार्जेस्ट इकोनॉमी होती हैं पूरे विश्व के। दूसरी बात, G20 की जो अभी ये बैठक हो गई, ये कहाँ हुई, इटली में हुई है, ठीक है। 2021 2022 वाला कहाँ होगा, 2022 वाला यूके में होगा। कहाँ होगा, 2022 का यूके में होगा, और 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 इंडिया में होगा, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा। 21 इटली, 22 यूके, और 2023 कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। पांचवा क्वेश्चन आज का, हाल ही में जारी हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2021 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? हु हैज टॉप्ड इन हुरून इंडिया फिलॉन्थ्रोपिस्ट लिस्ट 2021। देखिए जो जितने दानी लोग होते हैं भारत के अंदर, ठीक है, जाहिर सी बात है दान कौन करेगा, जिसके पास कुछ होगा। हमारे तुम्हारे पास कुछ है नहीं, कहा दान करेंगे फिर, ठीक है, और वो भी अपने अपने स्तर से सब दान करते हैं। तो जो भारत में दानियों की जो सूची है, ये हुरून इंडिया एक संस्था उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इस लिस्ट में किसने टॉप किया है? क्या मुकेश अंबानी टॉप किया है, जो कि रिलायंस के चेयरमैन है, शिव नादर HCL के चेयरमैन है, अजीम प्रेमजी विप्रो के संस्थापक हैं, और रतन लाल टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, अजीम प्रेमजी जो कि विप्रो के संस्थापक और चेयरमैन है। ये जबरदस्त तरीके के ये दान करते रहते हैं। अजीम प्रेमजी रिटेन्स इंडियाज मोस्ट जनरस टैग डोनेटेड लगभग 27 करोड़ पर डे। अब सोच लो, 27 करोड़ रुपए डेली ये दान कर देते हैं। अब ज़रा समझिए। अब कहो, आप लोग सोचो इन्हीं के साथ चलें, एक आध दिन इन्हीं से कह दें भैया दान का करो, एक दिन हमको दे दो, ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही ज़बरदस्त इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि प्रॉफिट से ज़्यादा मानवता की सेवा के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। कोरोना के समय भी इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से दान किया था। छठा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा इंग्लिश वर्ड ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर घोषित हुआ है? ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी समय समय पर क्या करता रहता है, समय समय पर ये वर्ड निकालता रहता है। तो इस बार 2021 का इंग्लिश वर्ड क्या साबित हुआ है? तो वैक्स क्या है, वैक्सीन। देखिए हर जगह वैक्सीन की चर्चा थी, तो वैक्सीन का शॉर्ट नेम होता है क्या, वैक्स। तो वैक्स को इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2021 क्या है, ठीक है, आपको बताना है। क्लियर है, कमेंट करिएगा जरूर, नहीं बहुत पीटे जाओगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये वैक्स ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी साल का 2021 का शब्द बना वैक्स। इस साल 72 गुना अधिक बार इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अगला देखते हैं, 1 मिनट। 7वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस राज्य में
आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन हुआ। आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। तो ये शहर भी पूछा जा सकता है और स्टेट भी पूछा जा सकता है, तो आपके पास दोनों आंसर होने चाहिए। देखिए ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? छत्तीसगढ़, जो कि एक आदिवासी बहुल राज्य है। ये देखिए मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के, और ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। दोनों ने मिलकर क्या किया? डांस वांस किया है, ठीक है। एक थोड़ा सा सांकेतिक इसका प्रदर्शन होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ खास हो गया, मुख्यमंत्री ने डांस किया। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल, ठीक है, 2021, ये झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल इनॉग्रेट द इवेंट। दोनों ने मिलकर क्या किया था? कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? रायपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायपुर के साइंस कॉलेज में हुआ था, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो शहर है रायपुर और स्टेट है छत्तीसगढ़। ये बीच बीच में होता रहता है। पूरी दुनिया की जो आदिवासी कल्चर है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसको कैसे और संभाला जाए, उसको कैसे निखारा जाए, इसको लेकर ये होता रहता है। ये वर्ल्ड लेवल पर होता है, इंटरनेशनल लेवल पर होता है। तो हाल ही में किसे फिक्की का महानिदेशक नियुक्त किया गया? भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म अभी देखेंगे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स, ये इंडस्ट्रीज़ है, वो होता है। इसके सही डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो अरुण चावला जी को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? अरुण चावला जी। आइए देखते हैं न्यूज़ को। फिक्की अनाउंसेस द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर अरुण चावला एज न्यू डायरेक्टर जनरल। एक मिनट, क्या है यार? अब सही है। अरुण चावला जो कि फिक्की के महानिदेशक बने, अरुण चावला को महानिदेशक बनाया गया, ठीक है। फिक्की ने यहाँ जारी बयान करके ये सब बता दिया, ये इनको नियुक्ति हुई। देखिए फिक्की क्या है, इसका फुल फॉर्म है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा है कोई बात नहीं। तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन, एफ से होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये जो है एक औद्योगिक संगठन है, औद्योगिक संगठन। इसमें क्या होते हैं? भारत के जो उद्योगपति हैं या कॉमर्स से रिलेटेड जो बड़े बड़े नाम होते हैं, उनका ये अपना एक फॉर्मल ग्रुप होता है। ये आगे जाके देश को क्या करते हैं? देश को कह रहे हैं, सरकार को बताते रहते हैं भैया कि इंडस्ट्री के लिए ये करिए, इस इंडस्ट्री के लिए वो करिए, वगैरह वगैरह, ये सारा चीज़ कहते रहते हैं, ठीक है। इसका जो गठन हुआ था वो 1927 में हुआ था, अंग्रेजी शासन के दौरान ही हो गया था, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? उदय शंकर। ध्यान दीजिए, प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो उदय शंकर, और अभी जो है क्या कहते हैं कि महानिदेशक पूछा जाएगा तो अरुण चावला जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आज का। हाल ही में किस देश में अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है? अब लोग पता है ये सैन्य अभ्यास होते रहते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल इवेंट है, इसमें बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया, और ये एयरफोर्स का एक मॉड्रिल था, ठीक है। इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग नाम से पूछा जा सकता है, ब्लू फ्लैग एयरफोर्स एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? तो ये इजराइल में हुआ है। कहाँ हुआ है बच्चा? इजराइल में हुआ है। इसमें लगभग 8 देशों की वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया। तेल अवीव जो कि क्या है? इजराइल की राजधानी है, ठीक है। यरूशलेम भी लिखा रहता है, तो कहीं कहीं यरूशलेम भी लिखा रहता है, कहीं कहीं तेल अवीव भी लिखा रहता है। ध्यान दीजिए, तेल अवीव क्या होता है? वहाँ पर ये दूतावास होते हैं, ठीक है, और यरूशलेम उसकी क्या है? उसकी प्रशासनिक राजधानी है। तो इजराइल में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग हवाई युद्ध अभ्यास शुरू हुआ। 8 देशों को वायुसेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो भारतीय वायुसेना भी मिराज लेकर पहुंची थी। मिराज क्या है? हमारी वायुसेना का एक बहुत ही जबरदस्त एयरक्राफ्ट है, तो उसको लेकर वहां पर पहुंचे थे। वही लिखा होगा, मिराज 2000 स्क्वाड्रन टेक्स पार्ट इन ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज इन इजराइल। कहाँ होगा? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आज का कि सबसे कम उम्र में T20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने का कारनामा किसने किया है? हु इज द यंगेस्ट क्रिकेटर टू अचीव 400 विकेट इन T20 क्रिकेट? जसप्रीत बुमराह, राशिद खान, युजवेंद्र चहल या एडम जंपा? देखिए एडम जंपा ऑस्ट्रेलिया के होनहार क्रिकेटर हैं। इन्होंने ये अचीवमेंट नहीं किया। ये सही आंसर क्या होगा? राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के बेहतरीन लेग स्पिनर हैं और दुनिया भर के क्रिकेट लीग में जाकर खेलते रहते हैं, इसलिए ये 400 विकेट लेने का कारनामा किया है। ठीक है, इनकी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, 23-24 साल की है और उन्होंने 400 विकेट ले लिया है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन आज का कि हाल ही में किसे तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला है? राष्ट्रीय पुरस्कार बताते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचरस अवार्ड? तो ये किसको मिला है? प्रियंका मोहिते को मिला है। क्या है ये अवार्ड? पहले ये देख लेते हैं। देखिए जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि माउंट स्केलिंग करना यानी पहाड़ चढ़ना, ठीक है, सागर में चैनल को पार करना, ठीक है, नैरो चैनल को ही पार करना, या और भी कोई एडवेंचरस स्पोर्ट होते हैं, तो इस तरह के करतब जो दिखाते रहते हैं, तो उनके इस साहस को सलाम करने के लिए
भारत सरकार के द्वारा ये राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया जाता है, नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया जाता है। तो पहले ये जो है ऐसे ही दिया जाता था अवार्ड राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के नाम से, लेकिन बाद में इसे किस नाम से दिया जाने लगा, तेनजिंग नोर्गे। अब प्रश्न उठता है तेनजिंग नोर्गे कौन है भैया? तो तेनजिंग नोर्गे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट को पहली बार स्केल करने वाले, पहली बार चढ़ाई करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो तेनजिंग नोर्गे थे। लेकिन अगर आपसे पहली महिला पूछा जाएगा तो पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। ठीक है, पहली महिला बछेंद्री पाल। और पहले व्यक्ति कौन थे? तेनजिंग नोर्गे। तो तेनजिंग नोर्गे के साहस को सलाम करने के साथ साथ उनके नाम पर यह नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार किसको मिला है? प्रियंका मोहिते जी को मिला है, जिन्होंने क्या किया था, कई सारे पर्वतों को स्केल किया है। तो इन्होंने किसको किसको किया, ध्यान दीजिए। तो ये सतारा से आती हैं, तीनों ने यहाँ पे लिखा होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को किया है, माउंट मकालू को, माउंट लोसे को और माउंट अन्नपूर्णा को। तो बहुत सारे पर्वतों को स्केल किया इतनी कम उम्र में। तो ये बहुत ही गौरव का विषय है, बहुत ही साहस का विषय है। तो आज हम लोगों ने 11 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वाले थे देखे। आपको होपफुली समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। और पीडीएफ हमेशा की तरह आपको कहाँ पे मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आप देखते रहिए वीडियो, बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।